तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा जो पिछली क्लास थी अपनी, उसमें हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सर एंड के अंदर, है ना। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर होता क्या है, तो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं वापस। एजियोट्रॉपिक मिक्सर कुछ नहीं होता है, ऐसा मिक्सर होता है जो आइडियल सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा डेविएशन दिखाता है, ठीक है ना। रॉल्स लॉ से डेविएशन उसका क्या होता है, बहुत लार्ज डेविएशन होता है। स्मॉल डेविएशन नहीं कर रहा हूं मैं, लार्ज डेविएशन की बात कर रहा हूं। तो जब वो लार्ज डेविएशन होता है तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऐसा कंपोजिशन आता है हमारे पास, उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे वो ऐसे ही बॉईल करता है जैसे प्योर लिक्विड बॉईल करता है। मतलब एक ही टेम्परेचर पे लिक्विड का और वेपर का दोनों का कंपोजिशन जो है वो क्या होता है, आइडेंटिकल आता है। इसका मतलब हुआ हम इसको डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसको गर्म करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, जो जिस बीकर में हम उसको मिक्सचर को रख के बॉईल करेंगे, उस बीकर के अंदर हमें हमेशा क्या मिलेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ही मिलेगा। तो इसका मतलब हमें डिस्टिलेशन मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं करते, किसी और मेथड को यूज जरूर करते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन मेथड से वो सेपरेट नहीं होते। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आ जाता है, वो उसका कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन अब ये दो तरह के होते हैं, या तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दोनों लिक्विड मिक्सचर से ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और या दोनों से हो जाता है कम, उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं इसमें, वो है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। नाम से लग रहा है मिनिमम बॉइलिंग, मतलब बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड से भी कम होगा, ठीक है ना। मान लो मैंने क्या किया, वाटर लिया और इथेनॉल लिया, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल जरूर लिया है। तो वाटर और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम इसको मिक्स करते हैं 95.6% बाय मास इथेनॉल और 4.4% बाय मास वाटर, इस बाय मास रेशियो में जब हम इसको मिक्स करते हैं तब बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ही क्या आ जाता है, कम आ जाता है। दैट्स व्हाई द वर्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक इज यूज्ड। अब ये कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रॉल्स लॉ से जो डेविएशन है वो दो तरह का होगा। कैसे? एक ज्यादा डेविएशन और एक कम डेविएशन। तो हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया डेविएशन का। तो सबसे पहले तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक कौन बनाएगा, तो वर्ड मिनिमम बॉइलिंग का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा, और वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब आइडियल से ज्यादा, तो डेविएशन हुआ पॉजिटिव। तो यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाते हैं, ऐसे नॉन आइडियल मिक्सचर जो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाए। बट पॉजिटिव डेविएशन भी कौन सा, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो जो यहाँ पे इसलिए लिखा मैंने, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ कैन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, कैन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब हम बात कर रहे हैं इधर देखो, तो डेविएशन का देख लेते दो टाइप, एक होगा क्या, स्मॉल डेविएशन, एक होगा लार्ज डेविएशन, ठीक है। स्मॉल डेविएशन देखो क्या होता है, ये मेरे पास ग्राफ है आइडियल का, देखो ये हमने पीए और पीबी नॉट ले लिया, वैसे ही कंपोजिशन का कर्व ले लिया। अब कंपोजिशन में देखो यहाँ पे हम क्या रैंडम वर्ड ले रहे हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन और मास में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने कंपोजिशन वर्ड यूज कर लिया, क्योंकि हमें मेनली कंसेप्ट पे जाना है, ठीक है। अब देखो ये जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, वो आइडियल का आएगा, क्लियर है। लेकिन यहां से ये क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो ये डेविएशन कौन सा हो गया, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये जो ऊपर जो ग्राफ आ रहा है ये पीबी नॉट को क्रॉस नहीं करे, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल डेविएशन। मतलब ये हुआ, ये इस लाइन को भी क्रॉस नहीं, देखो इधर, तो ये पीए और पीबी जो है, यहां देखो ये आइडियल का लाइन हो गई और ये उससे ऊपर आ गया, बट ये जो ऊपर जो ग्राफ आ रहा है वो है तो पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगर ये इस पीबी नॉट से ऊपर चला जाए तो बोलेंगे लार्ज डेविएशन, और नहीं जाए तो बोलेंगे स्मॉल डेविएशन। तो स्मॉल डेविएशन में बहुत ज्यादा कोई गड़बड़ नहीं होती, वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट आइडियल जैसा बिहेवियर कर लेता है, तो उसको हम जनरली नहीं लेते। तो ये जो जनरली है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाते इन जनरल, ठीक है। लेकिन जो लार्ज डेविएशन दिखाते हैं, ये देखो ये आइडियल का ग्राफ है, ये लार्ज डेविएशन का पॉइंट आ गया, ये आइडियल का ग्राफ है, देखो है ना। इससे ये क्या आ गया, इस पीबी नॉट से भी ऊपर चला गया, तो ये पीबी नॉट की लाइन ही हो गई, ये पीबी नॉट से भी देखो चला गया। कुछ कंपोजिशन रेंज में ये जो ग्राफ है ये इससे भी क्या है, ऊपर है। देखो इस कंपोजिशन रेंज में ये इससे ऊपर आ गया, मतलब ये हुआ कि अब वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर फॉर सर्टेन कंपोजिशन इज मोर देन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बोथ ए एंड बी। मतलब ये हुआ
इन दोनों से ज्यादा वेपर प्रेशर हो गया है, इन दोनों के वेपर प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर हो गया मिक्सचर का एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, और ये हाईएस्ट पॉइंट जो आएगा वो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन को अप्रोक्सीमेटली डिफाइन करता है। ठीक है, ये जो पीक पॉइंट है, तो ये तो वेपर प्रेशर का कर्व है, तो बॉइलिंग पॉइंट का कर्व क्या हो जाएगा, इसका ऑलमोस्ट उल्टा, क्योंकि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम, तो ये वाला ग्राफ एकदम उल्टा आ जाएगा। पीए नॉट जो है वो क्या आ गया बताओ, पीए नॉट वेपर प्रेशर है, ये कम है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, पीबी नॉट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो गया, कम, और ऑलमोस्ट इसी कंपोजिशन रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी कंपोजिशन पे क्या मिलेगा हमें, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसपे हाईएस्ट वेपर प्रेशर आ रहा है दोनों साइड में देखो, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इसे हम बोलेंगे एजियोट्रॉपिक पॉइंट। इसी पॉइंट पे एजियोट्रॉप बनेगा और इसी पॉइंट पे लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन जब ये कंपोजिशन ये नहीं होगा, अगर ये कंपोजिशन नहीं होगा तो टेम्परेचर और कंपोजिशन अगर ग्राफ प्लॉट करें हम, टेम्परेचर और कंपोजिशन का ग्राफ प्लॉट करें, इस कंपोजिशन इस पॉइंट के इधर और इस पॉइंट के इधर, तो एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ आएगा जो टेम्परेचर और कंपोजिशन का डिस्टिलेशन कर्व प्लॉट किया था, जिसमें क्या था, दो लाइन मिली थी, लिक्विडस और वेपरस, और बीच में क्या था, लिक्विड वेपर को एग्जिस्ट कर रही थी। तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा इधर भी ऐसा बनेगा, ठीक है, और इधर भी क्या बनेगा, ऐसा, और ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या हो गया, यहां पे एजियोट्रॉपिक पॉइंट हो गया, ऊपर हमारे पास है वेपर और नीचे हमारे पास क्या है, लिक्विड। आगे बात समझ, और यहाँ पे लिक्विड और वेपर का क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। और ये जो पॉइंट जो हमें मिला है इसी को हम बोलेंगे क्या, ये एक पर्टिकुलर कंपोजिशन भी ऐसा हो रहा है, और इस पर्टिकुलर कंपोजिशन की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से भी क्या हो गया, कम हो गया। दैट्स व्हाई द वर्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज यूज्ड। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूं इसी पॉइंट को, है ना। इसका मतलब जब मैं लार्ज डेविएशन की बात कर रहा हूं तो लार्ज डेविएशन में देखो क्या होता है, लार्ज डेविएशन में फॉर सर्टेन कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी जो वेपर प्रेशर मिक्सचर का होगा वो पीबी नॉट और पीए नॉट से भी ज्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो एक हाईएस्ट पीक वैल्यू हमें ये मिली, है ना, ये हाईएस्ट वैल्यू है। तो जब ये वेपर प्रेशर बहुत हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका दोनों से ही कम हो जाएगा, तो इसका जस्ट मिरर ग्राफ हमारे पास नीचे की ओर बनेगा। तो ये पॉइंट मैंने बताया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, अप्रोक्सीमेट, ये सब लमसम पे ध्यान रखना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ये पॉइंट मिला हमें, इस पॉइंट पे ये क्या होगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा, मतलब लिक्विड का और वेपर का दोनों का कंपोजिशन सेम मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट के बात करें इधर और इधर, तो इस पॉइंट के इधर एजियोट्रोप जैसा बिहेवियर थोड़ा कम होगा, नहीं होगा। जब इस पॉइंट के नियर आएगा तब भी एजियोट्रोपिक जैसा बिहेवियर आएगा। तो इन दोनों के बीच में, इस रेंज में और इस रेंज में जो ग्राफ आएगा वो नॉर्मल डिस्टिलेशन कर्व जो हमने प्लॉट किया था उसके जैसा ही आएगा, जिसमें लिक्विडस लाइन भी बनेगी, वेपरस लाइन भी बनेगी। तो ये बन गई हमारे पास इधर, तो ये ग्राफ इधर और ये ग्राफ इधर, इस पॉइंट पे लिक्विड और वेपर दोनों का कंपोजिशन सेम आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेस देन ए एंड बी। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या लिया, इथेनॉल वाटर, जो मैं बता ही चुका हूं, परसेंटेज बाय मास कंपोजिशन 95.6%, 4.4%। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 351.3 केल्विन, 373 केल्विन। इन दोनों का देखें तो ये हो गया 351.15 केल्विन। हालांकि देखो बॉइलिंग पॉइंट और इसके डेटा जो होते हैं थोड़े बहुत वेरी करते रहते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर, तो ये मैंने लिखा है, लेकिन ये जरूर है बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से, इस कंपोजिशन पे इन दोनों से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, ये मैंने अभी बताया है। आप एक मिनट इसको सोचो और फिर मेरे से इसके रिगार्डिंग डाउट पूछो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में अगेन वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो क्या करें, लार्ज नेगेटिव, स्मॉल नहीं, लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा फ्रॉम रॉड्स लॉ, वो क्या करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है ना, तो स्मॉल डेविएशन और लार्ज डेविएशन का पॉइंट ले लेते हैं हम, वही कंडीशन लेते हैं, हमारे पास वही ए है, यहां बी है, ये मेरे पास पी ए नॉट आ गया और ये क्या होगा, पी बी नॉट। अगेन ये तो आइडियल की लाइन है, ये थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा क्योंकि नेगेटिव डेविएशन नीचे की ओर आएगा, लेकिन ये पी ए नॉट को क्रॉस नहीं करेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। तो जो मेरे पास जो पी जो होगा मिक्सचर का, वो हमेशा क्या रहेगा बताओ, वो पी ए नॉट से ज्यादा रहेगा और पी बी नॉट से
कम रहेगा। लेकिन हमें पता है जब ये जो पी टोटल है, ये वाला जो मोल फ्रैक्शन जब ए की ओर अप्रोच करेगा तो इस पी की वैल्यू पी ए के बराबर भी हो सकती है, पी ए नॉट के बराबर। कब? जब ये वैल्यू किसकी ओर में जाएगा? ए की ओर। और जब ये बी की ओर जाएगा तो ये पी बी नॉट के बराबर हो सकता है। लेकिन ये कभी भी इससे एक्सीड नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। मतलब पी जो है कभी भी पी बी नॉट को एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और पी ए नॉट से कभी नीचे नहीं जाएगा, ठीक। लार्ज डेविएशन में क्या होगा? ये लार्ज डेविएशन में ये पी ए नॉट से क्या चला जाएगा? नीचे। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट जो हमने पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ा है। ये बी आ गया हमारे पास और यहां पे हमने ले लिया इसको पी ए नॉट और ये ले लिया हमने पी बी नॉट। तो ये जो हमारे पास आइडियल का है, अब फॉर सर्टेन कंपोजिशन ये क्या चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, ऐसे इस तरह से। और ये मेरे पास जो है मिनिमम, यहाँ पे जो प्रेशर जो मिलेगा पर्टिकुलर कंपोजिशन पे वो क्या मिलेगा? पी। ये मिनिमम मिला, वहां पे मिल रहा था क्या? प्रेशर ऑफ मिक्सचर मैक्सिमम। और यहाँ प्रेशर ऑफ मिक्सचर मिल रहा है क्या? मिनिमम। तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। वहां प्रेशर था मैक्सिमम, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। यहाँ प्रेशर है मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। तो ये हमारे पास ग्राफ आया। अब देखो, अब मैं इसको इसमें अगेन टेम्परेचर वाले में ड्रॉ करता हूं। तो अब आपको सीधा सीधा आइडिया हो ही जाएगा कि हम इसको कैसे करेंगे। ये टेम्परेचर है, अगेन बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा होगा, मैंने इसको टी ए ले लिया और यहां पे मैंने ले लिया टी बी। और ये पॉइंट को मैं ले लेता हूं ऊपर, ये वाला हाई पॉइंट ले लिया, ये ठीक है। ये मेरे पास एजियोट्रॉपिक पॉइंट है, ठीक है। एजियोट्रॉपिक पॉइंट ले लिया और ये मेरे पास क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर आ गया। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर आ गया। अब सोचो इसके इधर कंपोजिशन पे क्या मिलेगा मुझे? डिस्टिलेशन कर्व जैसे मिल रहा था, लिक्विडस लाइन और वेपरस लाइन। और इस साइड में मुझे क्या मिलेगा? वही लिक्विडस लाइन और वेपरस लाइन। तो ये हमारे पास जो ग्राफ आएगा ये इस तरह से आएगा और यहां पे भी ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। और यहां पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम। आगे बात समझ, नीचे क्या मिलेगा हमें? लिक्विड और ऊपर हमें क्या मिलेगा? वेपर। और ये बॉइलिंग पॉइंट ये बन गया हमारे पास एजियोट्रॉपिक पॉइंट, ठीक है ना। अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं तो इसका एग्जांपल क्या आएगा बताओ? H2O ले लेते हैं और HNO3 ले लेते हैं। अब परसेंटेज बाय मास देख लेते हैं तो ये 32% होता है, ये 68% होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसका बॉइलिंग पॉइंट तो इसका 373 केल्विन होता है, इसका 359 केल्विन है, ठीक है। अगेन में ये लमसम वैल्यू है, हो सकता है थोड़ा बहुत एक आध डिग्री ऊपर नीचे हो। और जो मिक्सर बनेगा इन दोनों का, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 393.5 केल्विन। ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका? मिक्सर का। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों से क्या हो गया? ज्यादा है। दैट्स व्हाई द वर्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज यूज्ड, ठीक है। तो ये मैंने बनाया। इसमें किसी को डाउट है क्या? एक बार वापस रिपीट करूं इसको? यस सर। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूं, एक बार वापस रिपीट करता हूं। देखो मैं यहां पे बता रहा हूं, पिछली बार में हमने पढ़ा था मिनिमम बॉइलिंग, अब पढ़ रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम वर्ड क्यों लेते हैं? क्योंकि जो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी लिक्विड मिक्स कर रहे हैं हम ए और बी, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला मिक्सचर बनेगा एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, ठीक है। तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मैंने लिख दिया ऐसा कौन होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम तब मिलेगा जब वेपर प्रेशर क्या हो? मिनिमम। दोनों से मिनिमम हो जाए तो डेविएशन कौन सा होगा? नेगेटिव डेविएशन। तो मैंने कहा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। अब देखो इधर डेविएशन मैंने बताया था दो तरह से, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल डेविएशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू आइडियल, है ना, बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं आता, लेकिन सिमिलर टू आइडियल मान लेते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उसमें एजियोट्रॉपिक बनने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। तो स्मॉल डेविएशन क्या होता है? स्मॉल डेविएशन का मतलब होता है कि नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी पीए नॉट से नीचे नहीं जाएगा। कीप इन माइंड, पीए नॉट से ये लाइन कभी भी नीचे नहीं जाएगी, इसलिए इसको हम बोल दिया क्या? स्मॉल डेविएशन। और इससे अगर नीचे चली गई तो हम बोलते हैं उसको क्या? लार्ज डेविएशन, है ना, लार्ज नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो देखो ये से नीचे चली गई तो ये कौन सा डेविएशन हो गया? लार्ज नेगेटिव डेविएशन। अब देखो लार्ज नेगेटिव डेविएशन में ये पॉइंट नीचे की ओर आ गया, और ये जो मिनिमम प्रेशर ऑफ मिक्सचर एट पर्टिकुलर कंपोजिशन जो मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं पी मिनिमम। तो इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? मैक्सिमम। इन दोनों से ज्यादा, प्रेशर दोनों से कम, तो जब मिक्सर बनेगा इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या आएगा? ज्यादा। और इसी पॉइंट को हम ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक पॉइंट, ठीक है।
अब देखो क्या होगा, तो इसका जस्ट मिरर टेम्परेचर का एक्सिस क्या बनेगा, प्रेशर मिनिमम, वेपर प्रेशर मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, ये आ गया मैक्सिमम, जो दोनों से क्या होगा बड़ा, क्यों PA0 जो है वो कम है, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर फेज में कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे इधर और इस पॉइंट के इधर, ये तो एजियोट्रॉपिक पॉइंट हो गया, इसके इधर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन क्या होगा इस केस में डिफरेंट आएगा, तो हमारे पास जो कर्व बनेगा वो डिस्टिलेशन कर्व जो हमने बनाया था लिक्विडस और वेपर लाइन वाला वो मिलेगा, तो इधर भी बना दिया, इधर भी बना दिया। अब क्योंकि इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जांपल क्या लिया, वाटर एंड HNO3 32%, 68%, 373 केल्विन, 359 केल्विन के बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए, इनको एक पर्टिकुलर इस कंपोजिशन में मिक्स करते हैं, हमारे पास मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट मिलता है 393.5 केल्विन। कीप इन माइंड, है ना। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। सर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ही एजियोट्रॉपिक, बिल्कुल। हालांकि थोड़ा सा रेंज ले लो आगे पीछे, बट मोस्टली हम एक फिक्स कंपोजिशन ही लेते हैं, मतलब बाय डेफिनेशन फिक्स कंपोजिशन। अब देखो यहां पे, अब जो हम एक और पॉइंट देख रहे हैं वो है क्या, मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो यहां पे, मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। अच्छा यहां पे भी, यहीं पे क्या होता है, यहां पे जो आता है स्टीम डिस्टिलेशन, यहां पे जो कंसेप्ट आएगा स्टीम डिस्टिलेशन का आता है, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स और कंसेप्ट ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। इमिसिबल लिक्विड का मीनिंग क्या होता है कि जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं तो वो आपस में थोरोली मिक्स ना हो, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। अब देखो कैसे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास दो लिक्विड है, अब इसमें आपको जवाब भी देना पड़ेगा। मान लो A एंड B है, ठीक है। ये दो मैंने लिक्विड लिए, वॉलेटाइल है दोनों, लेकिन दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे, जैसे कि मान लो तेल और पानी को मिक्स कर दिया हमने, ठीक है ना, तो आपस में मिक्स नहीं होते वो, ठीक है। तो यहां पे वही है, ये A और B आपस में मिक्स नहीं हो रहे, लेकिन दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल। सोचो आइडियल सॉल्यूशन जब बना रहे थे तो A और B आपस में मिक्स हो रहे थे, ठीक है ना। A और B आपस में मिक्स हो रहे थे तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेब्लिश हो रहा था, पुराने हट रहे थे नए बन रहे थे, ठीक है। उस केस में हमारे पास रॉल्स लॉ आइडियल बन रहा है, तो रॉल्स लॉ का फॉर्मूला आया था क्या, P इक्वल टू XA/PA0 प्लस XB/PB0। लेकिन यहां पे वो तब आएगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहां तो ये मिक्स ही नहीं हो रहे, यहां पे तो हमारे पास मिक्स ही नहीं हो रहे। जब ये मिक्स ही नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि A का जो वेपर प्रेशर प्योर फेज में वही एप्लीकेबल होगा, B का भी वेपर प्रेशर प्योर फेज में वही एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे मेरे को जो प्रेशर मिलेगा वो PA0 मिलेगा और यहां पे क्या मिलेगा, PB0 मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनना। मेरे पास क्या है, A और B दो लिक्विड है जो इमिसिबल है, आपस में मिक्स नहीं होते। अगर ये मिक्स होते तो A और B का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता, तो उस रेशियो के अंदर जो PA जो होगा वो डिफरेंट आता, लेकिन यहाँ A और B आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, किसी तरीके से कोई तरह का इंटरेक्शन इसमें नहीं है। जब ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो ये A जो है ये वही वेपर प्रेशर बनाएगा जो इसके प्योर फेज में हो, क्योंकि मिक्सिंग हुई नहीं। B भी वही प्रेशर बनाएगा जो इसके प्योर फेज में हो। तो मेरे पास जो P जो टोटल जो मुझे ऊपर मिलेगा वो बताओ किसके इक्वल होगा, बताओ तन में बताओ जल्दी। वेरी गुड, PA0 प्लस PB0। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं है आपस में, तो जो टोटल हमारे पास प्रेशर आएगा जो PA0 प्लस PB0 के इक्वल आएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर इंटरेक्शन होता तो मैं क्या लिखता P टोटल को XA/PA0 प्लस XB/PB0, अगर आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। बट अगर मिक्स नहीं हो रहे तो सीधी सी बात है PA0 प्लस PB0। अब सुनो, हमें पता है A के मैंने यहाँ पे मोल्स ले रखे हैं NA, ठीक है,
और बी के जो मोल्स ले रखे हैं यहाँ पे मैंने NB ले रखे हैं, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अगर मैं बात करूं PA0, ठीक है, क्लियर नहीं आ रही। PA0 जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, NA, ठीक है। यस सर, सही है। तो मेरे पास जो PA0 होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, NA। अपने को पता है PV गुण NRT की बात करें तो क्या होगा, प्रेशर हमेशा मोल्स के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो PA0 NA के प्रोपोर्शनल होगा और PB0 भी NB के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो देखो PA0 अपॉन PB0 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, NA अपॉन NB। और NA क्या होता है, NA मोल है, तो यहां पे लिख सकता हूं मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A, ठीक है ना। यहां लिख सकते हैं मास ऑफ B, तो WB लिख देते हैं, और यहां लिख देता हूं मैं MB अपॉन MA, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोल्स हैं NA और NB जो है, ठीक है ना, यहां पे मैंने इसको गलत बता, इसके अंदर नहीं लिए, ये NA और NB जो है वो क्या है, NA एंड NB, ये क्या होगा, मोल्स ऑफ A एंड B इन वेपर, ठीक है ना। ये मोल्स जो है वो क्या होगा, A और B जो है वो वेपर के अंदर जो आए हैं वो मोल्स हैं, क्लियर है चीज। तो बताओ हमारे पास WA अपॉन WB जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, PA0 MA अपॉन PB0 MB। और ये हमारे पास जो होगा ये क्या होगा, मास रेशियो, किसका, मास रेशियो ऑफ A एंड B इन वेपर फेज, एंड व्हेन दिस वेपर इज कंडेंस्ड इनटू अनदर बीकर, तो उस बीकर में को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट। वापस बता देता हूं, जब मैं इसकी वेपर को किसी और बीकर में कंडेंस कर देता हूं तो वो जो मिलता है उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट। उस डिस्टिलेट में जो मास परसेंटेज होगा वो क्या होगा, WA अपॉन WB ही होगा। ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही कंसेप्ट हम यूज कहां करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर, ठीक है। यही कंसेप्ट हम यहाँ किसमें यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन में। अब सुनो जो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब सोचो, ये तो मैंने कैलकुलेशन बताई अभी, अब सोचो क्या हुआ, मान लेते हैं मेरे पास क्या है, PA और PB है, ठीक है, PA0 और PB0। तो मान लो मैंने दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स किया, ठीक है। अब मेरे पास उस टेम्परेचर पे A का वेपर प्रेशर था मेरे पास 500 mm of Hg और B का था 260 mm of Hg, और A और B मिसिबल नहीं थे। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। अब बताओ उस टेम्परेचर पे ये मिक्सचर क्या करेगा, क्या ये मिक्सचर बॉयल होगा? यस सर। बिल्कुल, क्योंकि वेपर प्रेशर कितना हो गया अब दोनों का मिला के 760 mm। ठीक है। अब सपोज करो प्योर ए को मुझे बॉयल करना होता तो मुझे 500 को 760 तक ले जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता। ऐसे कैसे बी को मुझे बॉयल करना होता तो 260 से मुझे 760 तक ले जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता। लेकिन जब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया उस टेम्परेचर पे तो उसी टेम्परेचर पे बॉयल करने लग गया। तो कितना बड़ा फायदा हो गया, कम टेम्परेचर पे भी हमने उसको मिक्स करके बॉयल करवा दिया। दिस इज कंसेप्ट ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। समझ आई बात, ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है। अब देखो इधर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब यहां पे वापस बता रहा हूं हमने क्या किया, इसी तरह से हम क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन लेते हैं। वर्ड स्टीम यूज करते हैं, वाटर वेपर यूज कर रहे हैं। मेरे पास सपोज करो एनिलीन है ना, और एनिलीन के अंदर मैंने क्या किया, वाटर वेपर को पास किया तो क्या करेगा, वाटर वेपर और एनिलीन मिलके दोनों जो है बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही 760 mm प्रेशर कर देंगे। तो एनिलीन और वाटर दोनों की वेपर निकलेगी किस रेशियो में, WA अपॉन WB। इसको किसी और बीकर में ले गए और हमने कंडेंस कर दिया, और कंडेंस करते क्या होगा, जैसे कंडेंस करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, ये रेशियो एक बीकर में मिल गया, और कंडेंस होते दोनों मिक्स नहीं होते तो दो अलग अलग लेयर बन जाएगी। लेयर बन के हम उसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। दिस इज कंसेप्ट ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक डेटा सेट में बता देता हूं वैल्यू आपको, डेटा सेट बता देता हूं ताकि और अच्छे समझ में आएगी आपको। देखो इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर और बेंजीन। वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, और बेंजीन होता है 80.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सही है।
लेकिन जब मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं, सुनना, जब मैं इन दोनों को क्या करता हूं, मिक्स करता हूं, तब ये दोनों का मिक्सर बताओ 100 और 80.2 डिग्री से या 80.2 डिग्री से ज्यादा पे बॉईल होगा या कम पे, बताओ। कम पे। वेरी गुड, और ये बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 68.9 डिग्री पे बॉईल करने लग जाता है। तो सोचो ऐसे मेरे पास लिक्विड हो जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाते हो या कुछ ऐसा इंटरेक्ट करते हो जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं रख पाते हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट जो डिस्टिलेशन मेथड है वो कौन है, स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों, कम टेम्परेचर पे ही हमने बॉयल कर दिया। जैसे बेंजीन को बॉयल करना था 80.2 पे, वो 68.9 पे ही बॉयल हो गया। जब वो दोनों दूसरे बीकर में ट्रांसफर होंगे, कंडेंस किया, बेंजीन की लेयर अलग बन जाएगी, वाटर की अलग बन जाएगी, हम इसको सेपरेट कर देंगे। ये हमारे पास बहुत ही अच्छा मेथड है। तो यहां पे WA/WB जो होगा वो क्या होगा, मास रेशियो, ठीक है ना, मास रेशियो इन वेपर, ठीक है। यहां लिख सकते हैं मास रेशियो इन डिस्टिलेट, ठीक है ना, मतलब जिसको हमने किसी और बीकर में ट्रांसफर किया उसके अंदर। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। तो ये अपने को ध्यान रखना, दिस इज कंसेप्ट ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन एंड कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमारे पास है, ठीक है। इसको लिख दो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो।